स्टार्ट हो गई क्लास। तो इस यूनिट में आपको जो सेक्शन मेंशन किए गए हैं, सेक्शन जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सेक्शन 227, 227, 229, 232, 235 जो हम सेशन ट्रायल डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में हमने सब पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है, 2 पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है। एक तो है डिस्चार्ज एंड एक्विटल में अंतर क्या है, डिस्चार्ज, एक्विटल, कन्विक्शन, इन तीनों में अंतर पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्विटल एंड कन्विक्शन। तो ओवरऑल मिला करके एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज, एक्विटल एंड कन्विक्शन में अंतर क्या है। और दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है कि हियरिंग ऑन सेंटेंस। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमारे सिलेबस में एक केस मेंशन किया गया है, अजय पंडित एट द रेट या एलियास जगदीश दया भाई पटेल उर्फ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इलियास का मतलब उर्फ होता है। हम लोग नहीं देखते हैं कि अजय भैया उर्फ डॉन या बाहुबली, तो इस तरह का जो लगता है ना वहाँ पे उर्फ टाइप में, तो उस तरह का होता है। तो इस तरह के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और आपके सिलेबस में भी आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो डिफरेंसेस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल में क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, और आपके सेमेस्टर में एक बार जो आया हुआ है क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्चार्ज, एक्विटल एंड कन्विक्शन पर आया हुआ है। और जब आप 2019 का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर का बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पेपर था, अब बस क्वेश्चन पेपर लेंदी था, बाकी कुछ हो नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। तो यह जो क्वेश्चन बेस्ड था, यह आपके इस केस पर बेस्ड है, अजय पंडित वर्सेस अजय पंडित पर एक केस बेस्ड था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन तीनों पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग हमने दो केसेस भी साइड कर रखे हैं, कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इसमें डिस्कस किया गया था इंक्वायरी और ट्रायल में अंतर क्या है, क्योंकि अगर जब आप इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे, तो डिस्चार्ज और एक्विटल को भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज जो हमेशा इंक्वायरी के स्टेज पर होता है, ट्रायल के स्टेज पर डिस्चार्ज नहीं होता। एक बार ट्रायल अगर स्टार्ट हो गया, तो या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। क्योंकि कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, हाँ पार्थ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ये सी जो है कैपिटल का होना चाहिए, कॉमन काज में सी जो है कैपिटल का होना चाहिए। तो कॉमन काज वर्सेस जी यूनियन ऑफ, सर। हाँ कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही बात कहा गया था कि चार्ज फ्रेम होने से पहले जो भी प्रोसीडिंग होती है उसको इंक्वायरी कहते हैं, और चार्ज फ्रेम होने के बाद जो कुछ भी होता है उसको ट्रायल कहते हैं। उसी तरह से डिस्चार्ज जो है हमेशा इंक्वायरी का स्टेज है। इंक्वायरी के स्टेज का मतलब कि चार्ज फ्रेम होने से पहले का स्टेज है। अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो व्यक्ति डिस्चार्ज नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? या तो एक्विटल हो या तो कन्विक्शन हो। तो अगर डिस्चार्ज और एक्विटल पे बेसिक अंतर आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि डिस्चार्ज इज ऑलवेज अकर्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी while acquittal occurred during the trial. This is the difference between the first difference between discharge and acquittal। और सेकेंड डिफरेंस इसी से निकल करके आएगा कि डिस्चार्ज ऑलवेज अकर्ड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एक्विटल ऑलवेज अकर्ड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो दो पॉइंट पर हमने डिफरेंस बना लिया। तो डिस्चार्ज इज ए पार्ट ऑफ इंक्वायरी एंड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एक्विटल इज पार्ट ऑफ ट्रायल एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम इसी तरह का हरदीप सिंह के केस में भी इसी पॉइंट को फॉलो किया गया था, जो आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया था कि डिस्चार्ज और ट्रायल और उसमें अंतर क्या बोलते हैं, इंक्वायरी में अंतर करके मैंने फ्रेम किया था। यह एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से आप कुछ जहाँ पे केसेस नहीं भी है वहां पर भी केस एग्जाम में लिख सकते हैं, सेमेस्टर में लिख सकते हैं। ये बहुत ही लिखने का मेथड है कि कामन काज और हरदीप सिंह के केस को, जो कि डिस्चार्ज और एक्विटल से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैंने उनको कैसे खींच करके लाया, कैसे कनेक्ट किया, यहाँ पे देखने की चीज है। अब हम आते हैं कि डिस्चार्ज और एक्विटल में अंतर क्या होता है। डिस्चार्ज कब होता है? जब प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं होता है, तब वहां पे एक्यूज को डिस्चार्ज कर देते हैं। एक्यूज नहीं कहेंगे, सस्पेक्टेड पर्सन को हम वहां पे डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन एक्विटल कब होता है? एक्विटल जब होता है जब जो भी एविडेंस होते हैं, कलेक्ट होते हैं, उनको
एनालाइज करने के बाद इस कंक्लूजन पे कोर्ट आती है कि वह व्यक्ति इनोसेंट है, उसने क्राइम किया ही नहीं, तो यह एक्विटल है। मतलब एक तरफ आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज में कोई एविडेंस नहीं है, प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है, और वहीं एक्विटल में जितने भी एविडेंस हैं आप इंक्वायरी करने के बाद फुल्ली स्टैब्लिश हो जाते हैं कि वह व्यक्ति इनोसेंट है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आपको लेकर के हम चलते हैं, जिसमें स्टेज को लेकर के प्री एंड पोस्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। प्री एंड पोस्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से आप समझ सकते हैं कि डिस्चार्ज होता है हमेशा प्री फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, सेशन ट्रायल में 227 के अंतर्गत डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब कि जब 227 में डिस्चार्ज है तो चार्ज किस सेक्शन में है? चार्ज 228 में है। चार्ज किस सेक्शन में है? 228 में। तो आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज कब आ रहा है? 228 से पहले आ रहा है। तो डिस्चार्ज हमेशा चार्ज फ्रेम होने से पहले होता है, तो दिस इज द प्री फ्रेमिंग स्टेज इसको बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप इसको आप बोलेंगे प्री फ्रेमिंग स्टेज बोलेंगे। लेकिन एक्विटल पर आप आते हैं। जब हम एक्विटल की कैटेगरी में आते हैं तो एक्विटल के दो सेक्शन है। मैं सेशन ट्रायल की सिर्फ बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि 232 है और 235 है, दोनों एक्विटल की बात करते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर 232 और 235 दोनों एक्विटल की बात करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि पहले क्रिमिनल लॉ में पहले स्टेज पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ता है कि प्राइमा फेसाई केस है, इसने क्राइम किया है। अगर एक चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूटर ही एविडेंस न दे पाए कि नहीं उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, तो वहां पे डिस्चार्ज, वहां पे एक्विटल हो जाएगा, वह एक्विटल 232 में होगा। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर ने अपना एविडेंस दे दिया और प्रूफ कर दिया कि हाँ एक्यूज ने क्राइम किया है, और एक्यूज को मौका मिलता है कि वो डिस्प्रूव करे, और एक्यूज आता है उसको डिस्प्रूव कर देता है, उस स्टेज पर 235 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूफ नहीं कर पाता है तो वहां पे जो एक्यूटल होगा 232 में आएगा। लेकिन जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूफ कर दिया लेकिन डिफेंस लॉयर आकर के उसको डिस्प्रूव कर दिया, तो वह सेक्शन 235 कवर करेगा। तो यह आप देख लिए कि यह प्री स्टेज है और यह पोस्ट स्टेज है। इंक्वायरी और ट्रायल, डिस्चार्ज हमेशा इंक्वायरी के दौरान होता है और एक्विटल हमेशा ट्रायल के दौरान होता है। आप देख रहे होंगे कि 227 इंक्वायरी का पार्ट है। किस सेक्शन में कहा गया था इंक्वायरी का पार्ट है? कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और आप देख रहे हैं कि 232 235 किसका स्टेज है? ये ट्रायल का स्टेज है। कॉमन काज के केस में कहा गया था चार्ज फ्रेम होने के बाद। तो एक तरफ इंक्वायरी है, दूसरी तरफ ट्रायल का स्टेज है। तो हमने तीन डिफरेंस कर लिया। पहला तो हमने एविडेंस के बेसिस पे कर लिया, दूसरा स्टेज के बेसिस पे कर लिया, तीसरा हमने इंक्वायरी और ट्रायल के बेसिस पे कर लिया। चौथा बात कि अगर व्यक्ति डिस्चार्ज होता है तो उसको 300 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 300 का हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर नो पर्सन शैल बी न डबल जियोपार्डी का ब्रीफ में कर लेते हैं कि डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन मिल रहा था कि रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी सेक्शन 300 प्रोटेक्शन दे रहा था। लेकिन उसी का एक्सप्लेनेशन कह रहा था, 300 का एक्सप्लेनेशन कह रहा था कि या तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट हो जाए, जैसा कि 203 का एग्जांपल दिया गया था, या व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाए। तो डिस्चार्ज के हमने कई सेक्शन कोट किए थे जिसमें 227 भी है। तो उसको 300 के पर्पज से एक्विटल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि डिस्चार्ज के केस में आपको 300 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बेसिक लाइन है, अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं तो आपके खिलाफ दोबारा केसेस चल सकते हैं। लेकिन वहीं एक्विटल अगर आपका हुआ है तो एक्विटल के केस में आपका दोबारा केसेस नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्शन 300 सीआरपीसी का बेनिफिट मिलेगा। अब हम आते हैं कि बार ऑन सेकेंड ट्रायल। बार ऑन सेकेंड ट्रायल का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्चार्ज हुए हैं आप तो सेकेंड ट्रायल पर बार नहीं होगा, रुकेगा नहीं। अगर नया एविडेंस अवेलेबल है तो फिर से आपके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है सेक्शन 300 से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी समथिंग डिफरेंट है। तो मतलब कि डिस्चार्ज के केस में सेकेंड ट्रायल स्टार्ट हो सकता है, कंडीशन ये है कि नया एविडेंस मिले। लेकिन एक्विटल के केस में आपको सेकेंड ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो जीनस है, इसका जीनस सेक्शन 300 के में समाहित है, और इसका जो है कि डज नॉट बार सेकेंड, इसका जीनस इस केस में इन्वॉल्व है। इनके साथ हम आगे कदम बढ़ाते हैं।
अदर मोड ऑफ एक्विटल, देखिए डिस्चार्ज का सिर्फ एक मोड है, लेकिन इसमें जो होता है कि जैसे कि कई जगह एक्विटल होते हैं जहाँ ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है, जहाँ पे आप कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते हैं कि इनोसेंट हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी उस मामले में एक्विटल घोषित हो जाता है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट के केस में कंप्लेनेंट खुद ही प्रेजेंट नहीं होता है, उस केस में वहाँ पर प्रोसीडिंग खत्म की जाएगी और वहाँ पे एक्यूज्ड को एक्विटल घोषित किया जाएगा। उसी तरह से आप देख रहे हैं 256, 257, 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है, 321 है विथड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसको कि हमने बहुत ही थोरली डिस्कस किया था। विथड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के अब्दुल करीम का केस था, स्टेट ऑफ कर्नाटका का। तो बहुत सारी चीजें हमने आपको थोरली डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग का पॉइंट बहुत ही क्लियर हो गया। तो आप आई होप दैट डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज और एक्विटल आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि एक्विटल और कन्विक्शन में क्या अंतर होता है। देखिए एक्विटल और कन्विक्शन में कॉमन पॉइंट ये है कि एक्विटल और कन्विक्शन दोनों ही ड्यूरिंग ट्रायल होता है, ये पहला कॉमन पॉइंट है। दूसरा कॉमन पॉइंट है कि दोनों ही स्टेज तब आते हैं जब एविडेंस का एनालाइज किया जाता है, फुल्ली एनालाइज करने के बाद वो मिलता है। और दोनों में सिमिलरिटी ये है कि तीसरा पॉइंट सिमिलरिटी ये है कि अगर एक्विटल हो या कन्विक्शन हो, सेक्शन 300 का बेनिफिट मिलेगा। ये तीन सिमिलरिटीज हैं, इन तीनों सिमिलरिटी की बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंसेस क्या होते हैं, कुछ चीजें हमने कॉमन में भी स्टार्ट में लिख दिया कि ये भी ड्यूरिंग ट्रायल का स्टेज है। कन्विक्शन जब भी प्रूफ होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए। और यहाँ पर एक अंतर बताया गया है, कन्विक्शन और एक्विटल में क्या अंतर होता है। कन्विक्शन एक्विटल के रिगार्डिंग मैं एक केस आपको बताऊंगा, सेक्शन 235 का अजय पंडित का केस है, इसको आप छोड़ दीजिए। बस यहाँ अगर बताना है तो एक लाइन में ये मैं बताऊंगा कि अगर एक्विटल हो जाता है तो भाई एक्यूड जो है रिलीज हो जाएगा, लेकिन कन्विक्शन हो जाएगा तो कन्विक्शन 235 क्लास 1 के अंतर्गत कन्विक्शन हुआ तो कन्विक्शन और प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस में अंतर होता है। मतलब कि कन्विक्शन होना और सेंटेंस का प्रोनाउंस होना अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बार बताएं, एक बार मैं देख रहा था एक जैसे मिस्टर लालू यादव का केस स्टार्ट था, तो मिस्टर लालू यादव केस में वो हो गया, कन्विक्शन हो गया मिस्टर लालू यादव को। तो जब लालू यादव जी को कन्विक्शन हुआ तो मीडिया में इस बात का डिबेट शुरू हुआ कि लालू यादव को कितना सजा मिलेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में कई ऐसे प्रावधान हैं कि अगर व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक का कन्विक्शन मिलता है तो इलेक्शन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें इस पर एनालाइज हुई। तो जनरली कोर्ट क्या करता है कि पहले कन्विक्शन करता है, कन्विक्शन करने के बाद जैसे मान आज डिक्लेयर कर दिया कि आदित्य ने मर्डर किया, एक कन्विक्शन हुआ आदित्य का, लेकिन आदित्य को कितना सजा मिले अब इस पर फिर से हम हियरिंग करेंगे, तो फिर से डेट फिक्स करेंगे 10 तारीख को 20 तारीख को जो भी हो। तो अब आदित्य को डेथ सेंटेंस दिया जाए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए कि 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कन्विक्शन और प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस दोनों दोनों डिफरेंस चीज है। इसी केस में क्या हुआ था, अजय पंडित के केस में हाई कोर्ट ने गलती कर दिया, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन भी किया और ऑन द स्पॉट उसका सेंटेंस भी अनाउंस कर दिया। सेंटेंस का मतलब ये था कि उसको डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दिया गया और उसका कहना था कि एक बार सर सुन तो लेते कि नहीं मुझे डेथ सेंटेंस आप देंगे कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो हाई कोर्ट ने मौका ही नहीं दिया, कहा कि तुमने मर्डर किया है, जाओ तुम्हें मैं डेथ सेंटेंस देता हूँ। तो इसी में 235 क्लास 1 और क्लास 2 में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा पॉइंट तुम लोग पढ़ लेना। हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट जो हमारे सिलेबस में केस दिया गया अजय पंडित का, तो आप देख रहे होंगे कि हमने 2 क्लास अलग अलग लिखे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 में डिफरेंस है। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, क्लास 1 और क्लास 2 का डिफरेंस। इसमें इशू क्या था, 2 इशू आप समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए एक बार बता दें कि क्लास 1 और क्लास 2 होते क्या है। क्लास 1 में जब कंप्लीट हियरिंग हो जाती है तो क्लास 1 के अंतर्गत या तो व्यक्ति एक्विटल होता है या तो कन्विक्शन होता है। अगर एक्विटल हो गया तो क्लास 2 का कोई रोल नहीं है, क्लास 2 खत्म हो गया। लेकिन अगर कन्विक्शन हुआ तभी क्लास 2 स्टार्ट होगा। तो मतलब कि 235 के 2 पार्ट हुए, एक पार्ट हुए कन्विक्शन, दूसरा पार्ट हुआ एक्विटल। अगर एक्विटल हुआ तब क्लास 2 नहीं आएगा,
अगर कन्विक्शन हुआ तो क्लास 2 रोल में आ जाएगा। अब क्लास 2 कहता है कि अगर सेंटेंस अगर देना है, जैसे कि कन्विक्शन क्लास 1 में दे दिया, अगर सेंटेंस देना है तो सेंटेंस देने से पहले एक बार एक्यूज को सुना जाना चाहिए कि सेंटेंस कितना होना चाहिए। आप देखते होंगे कि थेफ्ट का ऑफेंस है तो हर व्यक्ति को 3 साल की सजा नहीं मिलती है, किसी को 1 घंटे का मिलती है, किसी को 2 साल का मिलती है, किसी को 3 साल का मिलती है। किसी का रेप हुआ, आप देखते हो किसी का 5 साल का सजा हुआ, किसी का लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हुआ, किसी का डेथ सेंटेंस हुआ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्लास 1 और क्लास 2 में डिफरेंस है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसी पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पे कोर्ट ने इशू था कि वेदर 235 क्लास 2 इज मैंडेटरी, तो कोर्ट ने कहा यस मैंडेटरी है। और दूसरा पॉइंट था कि अगर 235 क्लास 2 को फॉलो नहीं किया गया तो इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि प्रोसीडिंग जो सेंटेंस अवार्ड किया गया है वो विशिएट करेगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन, जो हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया था कि इसने मर्डर किया है, उसको अपहेल्ड किया। लेकिन डेथ सेंटेंस था कि हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया और मैटर हाई कोर्ट को दोबारा भेजा और कहा कि एक बार एक्यूज को सुनिए, उसको डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए था कि नहीं दिया जाना चाहिए, इसको एक बार आप सुनिए। इस पॉइंट को लेकर के ये दोनों इशू था, दोनों का रिप्लाई कर दिया। इस पर कुछ लीडिंग केसेस हैं जो कि शांता सिंह का केस है स्टेट ऑफ पंजाब में, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दगदू सिंह, मुनिपन्नम, राजेश कुमार, ये सारे केसेस यही कहते हैं क्लास 1 क्लास पॉइंट है। तो चलिए हम आपको क्लास 1 और क्लास 2 पहले बता देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो केस वापस भेजेगा हाँ, वो सर सेम बेंच को भेजेगा या दूसरा बेंच को भेजेगा? नहीं देखिए, बेंच की जहाँ तक बात है कि मैं बस 1 मिनट आपका लूंगा। बेंच का कहने का मतलब है कि जैसे डिवीजन बेंच होना एक अलग चीज है, फुल बेंच होना अलग चीज है, सेम जजेस का होना अलग चीज है। सेम जजेस को भेजना मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी ये मैटर आया हाई कोर्ट से 2008 से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 12 में। अब उस समय होता क्या है कि जो आदमी जजमेंट हाई कोर्ट में डिसाइड किया, जैसे मान लीजिए आप हाई कोर्ट के जज हैं, आपने 2008 में जजमेंट को डिसाइड कर दिया, आप 9 में रिटायर हो गए या 9 में डेथ हो गया या 9 में आपको एलिवेट करके आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया, तो अब आपको कैसे जजमेंट दोबारा भेजा जाएगा? तो व्यक्ति की बात नहीं होती है, व्यक्ति का रोल नहीं होता है, यहाँ इंस्टीट्यूशन की बात होती है। हाई कोर्ट को भेजा जाएगा, जब हाई कोर्ट को भेजा जाएगा, हाँ ये जरूर डायरेक्शन होता है एज फर एज पॉसिबल, अगर सेम जज हो तो सेम जज डिसाइड करें, अगर नहीं है तो उनके जगह पे किसी और को ला करके डिवीजन बेंच का मैटर रहता है तो डिवीजन बेंच को भेज दिया जाता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, यहाँ पे सेम जज को भेजना बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो पाता है। आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? यस यस सर, जानबूझ करके मत करना यार। वैसे तो मुझे क्लियर है सर। तुम लोग पूछते हो तो बड़ा डर लगता है, लेकिन ठीक है, टीचर हूँ, ऐसे तो मना मगर नहीं सर कर। रिव्यू पिटिशन में सर क्या होता है कि सर सेम जज को जाता है। देखो रिव्यू पिटिशंस का एक और मैं बता दूं, रिव्यू पिटिशंस जब एक कई बच्चों का मैसेज आया था कि रिव्यू पिटिशन का क्या स्टेटस है, तो क्रिमिनल लॉ में रिव्यू पिटिशन रिव्यू नहीं होते हैं। एकदम ध्यान में रखना, क्रिमिनल लॉ में रिव्यू का कोई जगह नहीं होता, पूरे सीआरपीसी में रेफरेंस है, रिवीजन है, अपील है, लेकिन रिव्यू नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिव्यू होता है वो अलग पॉइंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि जजेस के पास चले जाते हैं, सेम जजेस के पास चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आपको बताया ही, जजेस का डेथ हो गया, रिटायर हो जाए तो सेम जजेस को भी नहीं जाएंगे, एज फर एज पॉसिबल किया जाता है, ठीक ना? तो एक बात, थैंक यू सर। सीआरपीसी और सीपीसी में अगर कोई अंतर पूछ दे, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अंतर कोई पूछ दे, तो बेसिक अंतर ये बताना कि बहुत सारे अंतर है, लेकिन एक अंतर ये भी है कि सिविल लॉ में रिव्यू होता है, क्योंकि रिव्यू जब एक बार मौका दे दिया जाता है तो वहां अपील के लिए मैटर नहीं जाता है। तो रिव्यू रिव्यू होता है सिविल लॉ में, लेकिन क्रिमिनल लॉ में रिव्यू नहीं होता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में किसी व्यक्ति के लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल होता है। और रिव्यू का ये देखा गया है रिव्यू के मैटर में कि जो जज पहले डिसीजन ले चुका होता है, जब उसी के पास जाता है वो रिजिड हो जाता है, वो कहता है अरे तुम मेरे जजमेंट के खिलाफ कैसे चले गए, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं सही था। तो ये जो ईगो वाली बात होती है ना, इसीलिए
क्रिमिनल लॉ में इस रिव्यू का स्टेज ही नहीं रखा गया है, ये लॉजिक होती है। तो चलो थैंक यू सर, क्लियर हो हाँ गया सर। ठीक है ना, यो बोलना ही पड़ेगा, कहाँ जाओगे तुम। अरे नहीं सर, सच में क्लियर है सर। चलो सेक्शन 235 क्लास कहता है जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। अब इसी क्लास 1 और क्लास 2 में डिफरेंस है। क्लास 1 और क्लास 2 में डिफरेंस पहले ये बता देना चाहता हूँ कि क्लास 1 का मैंने हेडिंग भी बना दिया है। क्लास 1 का हेडिंग ये है कि कन्विक्शन और एक्विटल, मतलब क्लास 1 में दोनों हो सकता है, कन्विक्शन भी हो सकता है और एक्विटल भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मान लीजिए आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ इफ एनी, मतलब सब कुछ, ये आपका रीजन डिसीजन होना चाहिए कि आपने आर्गुमेंट सुना, लॉ का पॉइंट सुना, सब कुछ सुनने के बाद जज शैल गिव जजमेंट इन द केस। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो वर्ड कन्विक्शन या एक्विटल कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप इसमें क्यों लिख दिए कन्विक्शन और एक्विटल? क्यों मैंने लिख दिया? रीजन इसका ये है कि देखो, जब फाइनल डिस्चार्ज होगा नहीं तो डिस्चार्ज का सेक्शन 227 था वो खत्म हो गया, अब एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्लास 2 पढ़ने से बात क्लियर हो जाती है क्लास 1 कहना क्या चाहता है। देखो, इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड मतलब कहाँ कन्विक्शन होगा? क्लास 1 में। अगर एक्विटल हो गया तो क्लास 2 कभी रोल में नहीं आएगा। इसका हेडिंग मैंने बनाया है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ कन्विक्शन। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मिस्टर लालू यादव को अगर कम सजा मिली होती तो लालू यादव जेल की सजा काट करके मतलब इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते, हो इलेक्शन लड़ सकते थे। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में कई ऐसे हैं, तो इसका बहुत वैल्यू होता है कि बाद में बताऊंगा। अभी अब तुम लोग कहोगे यादव का ज्यादा नाम ले रहे हैं, बिरादर की बात है तो लेना ही पड़ेगा। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ कन्विक्शन, सर इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड तो कहाँ कन्विक्शन हुआ है? इसका कन्विक्शन क्लास 1 में हुआ है। और जज का मूड ये है, जज का ये विचार है कि द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 360। 360 क्या है? 360 कहता है कि अगर कन्विक्शन हो गया लेकिन व्यक्ति का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था कि वो डॉक्टर था, जेल हो गया था, लेकिन पूरे जेल में अपना पूरे कोविड-19 में बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, मतलब जी जान लगा करके, और एक हीरो की तरह उभर गया। तो इस तरह के आदमी को प्रोबेशन या डेमोनिशन दे करके, डांट फटकार दे करके छोड़ दिया जाए। तो कोर्ट कह रहा है कि अगर 360 में अगर व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तब तो अलग बात है, अगर नहीं छोड़ा जाता है तब क्या होगा? देखो, दो कामा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दो कामा, एक कामा तो यहाँ पर है और एक कामा यहाँ पर है। इन दोनों कामा से आप कभी भी इसको पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कह रहा है कि इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज शैल हियर द एक्यूज्ड, जज शैल हियर द accused on the question of sentence, on the question of sentence। और हियर करने के बाद ही एंड, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस वर्ड में है तो एंड ही है। इसका मतलब है आपका हियरिंग करने के बाद ही आप उसको सेंटेंस अवार्ड करेंगे, ये बात है। अगर आपने कन्विक्शन कर दिया और आपने उसको सुना नहीं, आपने सेंटेंस अवार्ड कर दिया, तो वहां पे प्रोसीडिंग को होकर रिक्वेस्ट कर दी जाएगी। अगर आप इसको बाई चांस काट देते हैं, जैसे कि आपने हियर द एक्यूज्ड, आपने एक्यूज्ड को काट दिया, इसको एक्यूज्ड को सुना ही नहीं, और आपने क्या किया, बिना सुने ही पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, तब उसका इफेक्ट क्या होगा? इस जजमेंट में अजय वाले केस में क्या हुआ था? अजय वाले केस में यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को सुना ही नहीं, इस पॉइंट को हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को सुना ही नहीं, सीधा कन्विक्शन किया, कन्विक्शन के बाद आगे प्रोसीड कर गया, पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए क्लास 2 और क्लास 1 और क्लास 2 बहुत ही क्लियर हो गया। देखिए क्लास 1 और क्लास 2 का अंतर मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए कि एक लेडीज है, लेडीज प्रेग्नेंट लेडी है, अब उसने वो कर दिया, मर्डर कर रखी है। जब मर्डर कर रखी है तब क्या होगा? अब तो मान लीजिए कि सेक्शन कहता है कि शायद 416 सेक्शन होगा, थोड़ा सा मिस कर सकता हूँ, 416 या 416 या 15 होगा।
तो अब तो ये है कि मैंडेटरी कर दिया है कि अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो आपको वो करना ही करना है, रिलीज करना ही करना है। अदरवाइज सपोज दैट लेडीज प्रेग्नेंट है और आपने उसको भी डेथ सेंटेंस दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हमेशा उसको हियरिंग करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब क्लास 2 में हम आते हैं, टाइम भी लिमिट है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तेजी से। अजय पंडित का फैक्ट बहुत ही अच्छा है। फैक्ट यही है कि अगर केस कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है गुजराती। अगर समझ लीजिए गुजराती का नाम ले लें तो ठग ही होगा, उसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। अब इसमें क्या हुआ था, एक तो डेंटिस्ट, दूसरे मतलब एक तो डॉक्टर और दूसरे गुजराती डॉक्टर, मतलब एक तो नीम दूसरे चढ़े, क्या बोलते हैं उसको, बीटर गार्ड होता है जो भी हो, बीटर गार्ड या जो भी हो। तो कह रहा है कि एक खतरनाक था। एक एक गुजराती डेंटिस्ट था, वो भी जाति से हमें लग रहा था कि पंडित टाइटल लगा रखा है लेकिन है पटेल ही है, ठीक ही है, कोई बात नहीं। तो इसमें इसने क्या किया कि इसकी जो इनकम थी उससे सेटिस्फाइड नहीं था। उसको कहा लाइफ में मजा नहीं आ रहा, लेवेरियस लाइफ जी नहीं पा रहे हैं। देख रहा हूँ सुमित को अपने रूम पर किसी किसी को बुला ले रहा है, उसके पास इतना पैसा है, मैं किसी को बुलाता हूँ तो कोई चाय पीने भी नहीं आता है। अब इस बात को उसको बुरा लगता है। अब उसने क्या किया कि तेजी से अब उसने पैसे का जुगाड़ करने का प्लान बनाया। तो प्लान क्या बनाया उसने? अब कहा कि कैसे प्लान बनाया? अब लोगों को झांसा देना शुरू किया। कहा कि हमारे पास जो आएगा, हमारी डायरेक्ट रात को ट्रंप से बात होती है और ट्रंप से जैसे मैं फोन करता हूँ तुरंत वीजा इशू होता है और डायरेक्ट वहां मैं वो कर जाता हूँ, मैं तुरंत आपको अमेरिका भेज दूंगा, वहां पे ग्रीन वीजा दिलवा दूंगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और लाइफ वहीं पे सेट कर जाना। अब लोग क्या किए कि इसके झांसे में आ गए। अब इसने क्या किया, पहली बार झांसा किसको दिया? नीलेश को बुलाया। नीलेश से पैसा लिया और नीलेश को कहा कि तुम भाई अमेरिका भेज दूंगा। तो नीलेश बोला कि ठीक है, तो क्या करूं? वो बोला कि ऐसा करे कि तुम बॉम्बे आ जाओ, वहीं से फ्लाइट पकड़वा दूंगा, वहीं से डायरेक्ट यूएसए चले जाना, तुम्हारे लिए कोविड-19 है सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए स्पेशल जहाज चलवा दूंगा। अब नीलेश मुंबई गया। अब क्या किया, मुंबई बुला करके अब नीलेश को मार दिया। घर वाले पूछे कि भाई नीलेश कहाँ है? तो बोला अरे यूएसए में चला गया, ट्रम्प का फोन आया हुआ था, कह रहे थे कि नीलेश एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर वालों ने क्या कहा कि नीलेश यूएसए में रिजाइड कर रहा है, रह रहा है आराम से। अब देखो, गुजराती था, गुजराती डॉक्टर था, पैसा कम था, अर्निंग का तुरंत स्पीडी मोड बनाया, झांसा देना शुरू किया, नीलेश से पैसा लिया, बॉम्बे बुलाया, बॉम्बे बुलाकर मार दिया और घर वालों को कहा कि यूएसए में राज कर रहा है। अब अगला शिकार तीन लोगों को और बनाया, क्योंकि जिसके मुंह में खून लग जाता है ना यही काम करता है। अब इस बार तीन लोगों से पैसा लिया और तीनों को कहा कि तीनों को एक साथ भेजूंगा बॉम्बे, वहीं जाना, वहीं वाशिंगटन डीसी के बगल में ले लेना फ्लैट, वहीं पर रहना तुम सब। अब तीनों को बॉम्बे बुलाया, तीनों को बॉम्बे बुला करके, देखो टाइम कम है इसलिए माहौल कम बना रहा हूँ। तीनों को बॉम्बे बुलाया, अपना होटल में बढ़िया सा होटल लिया जो भी था, तीनों को दवा दे दिया सोने का और तीनों को सुला करके इसके बाद तीनों को धीरे धीरे अपना काटना शुरू किया, मतलब जान से मारना शुरू किया। लेकिन एक आदमी को डाउट हो गया तो थोड़ा सा कम दवा पिया हुआ था। अब वो क्या हुआ, उसको मारा लेकिन वो पता ना कैसे जग गया होगा या जो भी रहा होगा, वो बच गया। अब इसके बाद वो तो भाग गया अजय पंडित। जब भाग गया तो वहां पे उसके बेसिस पर एफआईआर लॉन्च हुई। तब उसके बेसिस पर उसको अरेस्ट किया गया। जब अरेस्ट किया गया तो उसको डेथ सेंटेंस मिला। हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट से एक गलती हुई। हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया और कन्विक्शन के बाद उसको सुना ही नहीं कि भाई तुम्हें क्या 2 साल की सजा दूं कि 4 साल का दूं कि लाइफ दूं कि डेथ सेंटेंस दूं, कुछ नहीं। कहा गया तुम गुजराती हो, तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो, तुम आदमी को बुला रहे हो, पैसा ले ले रहे हो और बॉम्बे में बुला करके मार दे रहे हो और घर वालों को बुला दे रहे हो कि नहीं यूएसए में मतलब राज कर रहा है, सीनेट में बैठा हुआ है, तो इस तरह तुम्हें डेथ सेंटेंस दूंगा, हियरिंग दिया ही नहीं। अब वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट होना शुरू हुआ कि भाई उसने हमें हियरिंग का मौका नहीं दिया था, हमें कन्विक्शन हो गया। तो बहुत सारे जजमेंट है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है बचन सिंह का केस है। बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वेल नोन केस है, जिसमें कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आया हुआ था और इसी बेसिस पर कोर्ट ने 354 क्लास 3 को इंटरप्रेट किया था। 354 क्लास 3 में आप कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वर्ड कहाँ से आया? तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वर्ड आने का दो पार्ट है। कोर्ट ने कहा कि जब नॉर्मल जब सेंटेंस देंगे तो आप रीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? नॉर्मल सेंटेंस जब आपको देना होगा तो आप रीजन लिखेंगे, लेकिन जब व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देना होगा तब आप
स्पेशल रीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? स्पेशल रीजन। तो अब कोर्ट ने कहा कि रीजन और स्पेशल रीजन में अंतर है। रीजन और स्पेशल रीजन डिनोट कर रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही डेथ सेंटेंस देना चाहिए। स्पेशल रीजन का इंटरप्रेट करके बचन सिंह के केस में निकाला गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ सेंटेंस देना चाहिए, और वो भी तब देना चाहिए जबकि उसको हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। मतलब क्लास 2 को फॉलो करना मैंडेटरी है। ये सब भी केसेस हैं। आपको राजेश कुमार बहुत सारे केस में डिस्कस किया हूँ। अजय पंडित के केस में आ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया है, जुलाई में डिसाइड किया, 17 जुलाई 2012 को ही डिसाइड किया होगा। एक बार फुटनोट देख लेता हूँ, होगा ही, बोल दिया तो होगा ही, कहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा कि हम लोगों का व्यू यही है कि हाई कोर्ट ने पूरी तरह से गलत किया। गलत करने का रीजन ये था कि क्लास 1 और क्लास 2 में हाई कोर्ट डिफरेंस नहीं समझ पाया। हाई कोर्ट में क्लास 1 कन्विक्शन का पार्ट है, लेकिन क्लास 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सेंटेंस देने से पहले एक बार हियरिंग होनी चाहिए। और एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब ये स्पेसिफाइज कर रहा है कि पहले आप हियरिंग करिए एंड इसके बाद ही आप उसको सेंटेंस अवार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट ने गलत किया। तो हाई कोर्ट ने गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बता दूं कि कन्विक्शन और अवार्ड और सेंटेंस, अवार्डिंग ऑफ सेंटेंस में अंतर है। स्टूडेंट यही नहीं समझ पाता है, वो कन्विक्शन और सेंटेंस को एक ही समझ लेता है। कन्विक्शन जब मैं कहता हूं तो ये मान के चलो कि सुमित ने थेफ्ट कमिट किया है, सुमित हैज कमिटेड थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, एक कन्विक्शन हुआ, एक क्लास 1 का पार्ट हुआ। लेकिन अब डिसाइड होता है कि 379 में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर का है। अब सुमित को कितना पनिशमेंट दिया जाए, कितना सेंटेंस दिया? तो मैं हियरिंग करने के बाद मैं सुमित ने रिक्वेस्ट किया कि सर अभी भी मेरी नई नई शादी हुई है, 3 साल का जेल कर देंगे तो बगल में पार्थ बैठा हुआ है, कौन देख रेख करेगा? वहीं देख रेख करेगा। तो अब हमने रियलाइज किया सुमित की प्रॉब्लम को, और हमने कहा कि ठीक है चलो सुमित को हमने 1 मंथ का ही सेंटेंस दिया। तो 1 मंथ सेंटेंस हुआ और कन्विक्शन 379 हुआ। तो इंटरव्यू में हमेशा पूछता है कन्विक्शन और सेंटेंस, कन्विक्शन और सेंटेंस में अंतर समझ गए होगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का कन्विक्शन जो है अफर्म किया। हाई कोर्ट का कन्विक्शन क्या हुआ? अफर्म हुआ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यस अजय पंडित हैज कमिटेड मर्डर अंडर सेक्शन 302। यह इस पॉइंट पर हाई कोर्ट का पॉइंट अफर्म किया गया, कंफर्म किया गया। अब दूसरे पॉइंट पर है कि हाई कोर्ट ने किस पॉइंट पे नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेट असाइड डे सेंटेंस पास्ड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डे सेंटेंस को सेट असाइड कर दिया। मतलब कहा कि भाई कन्विक्शन तो ठीक है कि मर्डर किया है, लेकिन तुमने इसको मौका नहीं दिया, एक बार इसको सुन तो लेते कि नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद डिसाइड करते कि डे सेंटेंस है कि नहीं है। तो मैं तुम्हारे डे सेंटेंस को असाइड कर रहा हूँ और जाओ फिर से इसकी हियरिंग करो, और हियरिंग करने के बाद तुम्हें जो अच्छा लगे, अगर डे सेंटेंस लगे तो डे सेंटेंस दे देना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगे लाइफ दे देना, लेकिन एक बार इसकी हियरिंग सुन लेना। तो दूसरा पॉइंट यही है कि द सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मैटर को रेफर किया टू फॉलो सेक्शन 235 क्लास 2 सीआरपीसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स लेट डाउन। आपको फॉलो करना है, इस केस को रेफर कर दिया गया। और यहाँ पे बात आई कि देखो अब यही सुमित पूछ रहा था कि सर सेम बेंच को जाएगा कि डिफरेंट बेंच को जाएगा। यहाँ पे हाई कोर्ट को जा रहा है मैटर, सेम बेंच को नहीं, क्योंकि सेम बेंच या सेम जज को नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आदमी रिटायर हो गया हो या जो भी मैटर हो, इस तरह का मैटर है। और डायरेक्शन आया था कि हाई कोर्ट क्या करेगा कि विदिन 6 मंथ में जब से आपको कॉपी मिलेगी इस पॉइंट को सुनने के बाद आप इसकी हियरिंग कर देना। इस तरह के पॉइंट क्लियर हो गए। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सही माना, लेकिन जो उसका डे सेंटेंस अवार्ड करने का था सेंटेंस के पॉइंट पर गलत माना। डायरेक्शन हुआ कि फॉलो करिए, फ्रेश ऑर्डर का डायरेक्शन था कि विद इन 6 मंथ में क्लियर करिए।
अब हमारे पास 2 इश्यू थे, हमने दोनों इश्यू को सॉल्व कर दिया। पहला इश्यू था कि 235 क्लास 2 इज मैंडेटरी। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वह प्रोसीडिंग सेट असाइड होगा और वो प्रोसीडिंग सेट असाइड होगा और आपको दोबारा से उस पॉइंट को हियरिंग करना पड़ेगा, दोबारा से सेंटेंस के पॉइंट पर हियरिंग होगी। अब कुछ पॉइंट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये तो हमारे सिलेबस का हो गया। आपके सिलेबस में एक और पॉइंट है कि कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट में क्या-क्या लिखे जाने चाहिए। कई बार आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है और हम यहाँ पे लिख दिए है, एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि रिलेवेंट प्रोविजंस के रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ जजमेंट को डिस्कस करिए, तो हमने डिस्कस कर दिया है। ये सब पॉइंट तुम लोग पढ़ लेना। इसलिए पढ़ना जरूरी है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे कि मैचिंग देखो, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की सेक्शन में लिखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं कि 272 लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है। ये ऑब्जेक्टिव भी तुम लोग सॉल्व कर लेना। और तो कोई पॉइंट नहीं है। और जो अभी डिफरेंस बताया था, क्लास 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। क्लास 3 से ही हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का निकालते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछता है कि भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ड के आधार पर डिसाइड किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस किया रीजन पे और स्पेशल रीजन पे। स्पेशल रीजन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का कॉन्सेप्ट दिया है। और ये केस कौन सा है? यह केस आपका बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये सब चीजें हो गई और आई होप दैट तुम लोग इसको कंप्लीट कर लोगे, डिस्कस कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने इन दोनों में क्लास 1 और क्लास 2 में भी डिफरेंस कर लिया है कि क्लास 1 क्लास 2 में, ताकि तुम लोग अच्छी तरह समझ सको। क्लास 1 में लिखा हुआ है, देखो क्लास 1 में मैं लिखा हूँ कि एक कन्विक्शन या एक्विटल है और ये क्या है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ कन्विक्शन। इन केस ऑफ कन्विक्शन अगर एक्विटल हो गया तब तो कोई बात ही नहीं, भाई तुम घर जाओ, तुम कोविड-19 से ठीक हो गए हो, जाओ एंजॉय करो। लेकिन अगर कन्विक्शन हुआ है तभी डिसाइड होगा कितना सजा मिलेगी कितना नहीं। और हमेशा कन्विक्शन जो होता है, कन्विक्शन या एक्विटल प्री स्टेज है, लेकिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हमेशा पोस्ट स्टेज है। और इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, अजय पंडित का केस है, आप इसके साथ मदद से आप पढ़ लेंगे। एक आपके ड्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं 1 मिनट लूंगा, उसको भी थोड़ा सा मैं कवर कर लूं। एक क्वेश्चन है, इसको तुम लोग पढ़ लेना, इसको पढ़कर सॉल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि इसका लास्ट लाइन देखो ये कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, what do you think whether the session judge in the instant case complied with the form and the letters obligations which section 235 class 2 imposes, discuss with the help of case law। इसमें पूछ रहा है कि क्या सेशन ट्रायल ने जो स्पिरिट है 235 की स्पिरिट है, स्पिरिट क्या है 235 का, 235 का स्पिरिट यही है कि कन्विक्शन के बाद हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद सेंटेंस होगा। यही 3 वर्ड बस कर लेना, बस बस पॉइंट मिल गया। क्या वर्ड होने चाहिए? सबसे पहले कन्विक्शन, हियरिंग, देन सेंटेंस। इन 3 वर्ड को याद रखना, कन्विक्शन, हियरिंग एंड सेंटेंस। ओके, बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एविडेंस का, सीआरपीसी क्लास ओवर। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू।